ज्ञानवापी मस्जिद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर लगातार विवाद जारी है और इस समय ये बहस का मुद्दा बना हुआ है। वहीं आज इस मामले में एक बार फिर वाराणसी सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट कमिश्नर को हटाने और सर्वे की अगली तारीख को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया। क्या रहा कोर्ट का फैसला, ये देखते हैं इस खबर में। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कई मामलों ने हलचल मचा रखी है। खासकर ज्ञानवापी मस्जिद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर इस वक्त प्रदेश में चर्चाएं तेज हैं। जहां एक तरफ इस विवाद के चलते दो समुदाय आमने सामने आ गए हैं, तो वहीं मामले की सुनवाई भी लगातार जारी है और आज इस मामले में एक बार फिर सुनवाई हुई और कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को कोर्ट कमिश्नर बनाया है। कोर्ट ने कहा कि सर्वे के दौरान या तो दोनों या फिर दोनों में से कोई मौजूद रहेगा। साथ ही कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश दिया है और 17 मई को सर्वे की अगली रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सर्वे का समय भी सुबह 8 बजे से 12 बजे तक का निर्धारित किया है। इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया गया कि सर्वे पूरे मस्जिद का कराया जाएगा, जिसमें मस्जिद में बने तहखाने भी शामिल हैं। गौरतलब है कि पहले सर्वे करने पहुंची टीम का विरोध किया गया था। साथ ही अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग की गई थी। इस पर 3 दिन तक बहस चलने के बाद वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया है और साथ ही दोबारा सर्वे कराने के आदेश दे दिए हैं, जिसके लिए 17 मई तक का समय दिया है। ऐसे में अब 17 मई को नई सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट में सुनवाई होगी और सभी की निगाहें अब कोर्ट की सुनवाई पर टिकी रहेंगी। आपको बता दें, इस मामले की शुरुआत 5 महिलाओं की तरफ से दायर की गई याचिका से हुई थी, जिसमें उन्होंने श्रृंगार गौरी की रोज पूजा करने का अधिकार मांगा था और कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद ये विवाद का विषय बन गया है। देश में महंगाई अपने चरम पर है। ईंधन से लेकर खाने पीने के लगभग सभी सामान भी महंगे हो गए हैं। वहीं इस बीच खबर ये भी है कि गेहूं के दामों में भी इजाफा हो सकता है। अब गेहूं से बनने वाले लगभग सभी सामान पर भी महंगाई की मार पड़ने वाली है, यानी आपकी थाली में आने वाली रोटी अब महंगी हो जाएगी। आखिर क्यों हो सकता है गेहूं के दामों में इजाफा, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में इस वक्त गर्मी का प्रकोप है। इस गर्मी से जहां जनता त्रस्त है, तो वहीं फसलों पर भी गर्मी का असर पड़ रहा है। गर्मी का मौसम जल्दी आने के चलते गेहूं का उत्पादन उम्मीद से कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसको देखते हुए गेहूं से बनने वाली चीजें तो पहले ही महंगी हो चुकी हैं और आगे भी इनके दामों में इजाफा होने की उम्मीद है। गेहूं की बढ़ती कीमतों के पीछे दूसरा कारण भी है और ये कारण है मोदी सरकार की नीति। मोदी सरकार इस वक्त देश का पेट भरने के बजाय दूसरे देशों का पेट भरने में लगी हुई है और गेहूं के कम उत्पादन के बावजूद एक्सपोर्ट बढ़ा दिया गया है। दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग के चलते दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई चेन प्रभावित हुई और भारत सरकार इसका फायदा भारतीय किसानों को मिलने की बात कर रही है। लेकिन सरकार ने ऐसे वक्त में एक्सपोर्ट में इजाफा करने की बात कही है जब बढ़ती गर्मी के चलते पहले ही देश में गेहूं की किल्लत है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार को थोड़ा सावधानी बरतते हुए एक्सपोर्ट की अपर लिमिट तय करनी चाहिए। भारत सरकार को एक्सपोर्ट पॉलिसी को लेकर सचेत रहना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं का स्टॉक नहीं है। ऐसे में भारत को सोचना चाहिए कि हम एक्सपोर्ट करके संकट में ना आ जाएं कि फिर हमें दूसरे देशों से गेहूं मांगना पड़े। एक्सपोर्ट्स का यहां तक कहना है कि सरकार को 12 मीट्रिक टन की एक्सपोर्ट लिमिट तय कर देनी चाहिए। एजेंसियों के डेटा के मुताबिक अकेले अप्रैल महीने में ही 1.4 मीट्रिक टन गेहूं का एक्सपोर्ट भारत ने किया है। यानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोदी सरकार की नासमझी से भारत में गेहूं के लिए हाहाकार मच सकता है। इसलिए मोदी सरकार को सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। गुजरात का सियासी पारा इस वक्त काफी चढ़ा हुआ है। बीजेपी पिछले करीब 2.5 दशक से गुजरात की सत्ता पर काबिज है, लेकिन अब बीजेपी को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। गुजरात बडगांव से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी की माने तो इस बार राज्य में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। पिछली बार मामूली अंतर से सरकार बनाने में कांग्रेस चूक गई थी और क्या दावा किया है मेवानी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। ऐसे में गुजरात में बीजेपी को हार मिलती है तो ये पीएम मोदी के लिए बड़ा झटका होगा। बीजेपी 1998 से गुजरात की सत्ता में है। 2017 तक बीजेपी गुजरात में आसानी से विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब होती रही है, लेकिन मोदी के दिल्ली जाते ही बीजेपी राज्य में कमजोर हो गई
और 2017 का विधानसभा चुनाव पार्टी मुश्किल से जीत पाई। 2017 में गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, जबकि 4 सीटें उसके सहयोगियों के खाते में गई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस की तैयारी पूरी है। गुजरात में बड़ा दलित चेहरा जिग्नेश मेवानी ने इस बार गुजरात चुनावों को लेकर बड़ी बात कही है। जिग्नेश ने कहा है कि इस बार गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पिछली बार कांग्रेस को 10 सीटों की कमी पड़ गई थी, लेकिन इस बार ये कमी नहीं रहेगी। इस बार कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के साथ साथ हजारों लाखों कार्यकर्ता और नेता भी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, जो कांग्रेस की जीत में बड़ी भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस ने पिछली बार भी गुजरात के देहात इलाकों में जोरदार प्रदर्शन किया था। इस बार भी इन इलाकों में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। अब जिग्नेश के इस दावे में कितना दम है, ये तो नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिग्नेश यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी पर किए गए एक ट्वीट के मामले में अपनी गिरफ्तारी को विधायक जिग्नेश मेवानी ने कहा कि ये मुझे फंसाने के लिए बीजेपी ने साजिश रची थी। जिग्नेश को 25 अप्रैल को भी महिला पुलिसकर्मी पर हमला करने के आरोप में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों मामलों में गिरफ्तारी और जमानत के बाद 1-2 दिन बाद ही 5 साल पुराने मामले में गुजरात की एक कोर्ट ने जिग्नेश को 3 महीने की कैद की सजा सुनाई है। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक इस पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक किसी पर भी देशद्रोह कानून के तहत मामला दर्ज नहीं होगा। कोर्ट के इस फैसले को मोदी सरकार की हार माना जा रहा है। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश से परेशान है मोदी सरकार, और क्या कहा है इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने? देखिए ये रिपोर्ट। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मोदी सरकार देशद्रोह कानून को हटाने के पक्ष में नहीं थी। पहले तो सरकार ने साफ कर दिया था कि वो इस कानून की समीक्षा को ही तैयार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए बाद में सरकार इसकी समीक्षा को तैयार हुई। सरकार की ओर से दलील भी दी गई कि जब तक देशद्रोह कानून की समीक्षा हो, तब तक के लिए सुनवाई टाल दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक की जगह कानून पर ही रोक लगा दी। कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया। राहुल ने कहा कि सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं। सच सुनना राजधर्म है, सच कुचलना राजहट है। डरो मत। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शीर्ष अदालत के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि सत्ता से सच बोलना देशद्रोह नहीं हो सकता और यथास्थिति बदल जाएगी। रणदीप सुरजेवाला के अलावा तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, लोकतंत्र के लिए महान दिन, देशद्रोह कानून पर रोक लगी, सुप्रीम कोर्ट को बधाई। बता दें कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने 152 साल पुराने औपनिवेशिक युग के कानून पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने भारतीय नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। अपने अंतरिम आदेश में अदालत ने कहा कि जब तक सरकार कानून की पूरी समीक्षा नहीं कर लेती, तब तक धारा 124A को स्थगित करना उचित होगा। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के हालात एक बार फिर से बेकाबू हो गए हैं। यहाँ आए दिन स्थिति और खराब होती जा रही है। जनता सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। ये प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है और इस बीच बुधवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने घोषणा की, जिसके बाद बुधवार को थोड़ी देर शांति दिखाई दी। तो क्या कुछ है अपडेट श्रीलंका को लेकर, देखते हैं इसके लिए ये रिपोर्ट। आर्थिक संकट के साथ उग्र हिंसक आंदोलन का सामना कर रहे श्रीलंका में शांति कायम करने के लिए सरकार ने सेना को जमीन पर उतार दिया है। अब सैनिक टैंकों पर सवार होकर सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। इसी बीच मौजूदा राजनीतिक संकट को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने ऐलान कर दिया है कि वो 1 हफ्ते में नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। राष्ट्रपति गोटबाया ने कहा कि अगले 1 हफ्ते में ऐसे प्रधानमंत्री को नियुक्त करूंगा जिसके पास बहुमत हो और लोग जिसमें भरोसा करते हों। मैं मंत्रियों की नई कैबिनेट भी नियुक्त करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से नफरत फैलाने से बचने की अपील की। अब पीएम को नियुक्त करने की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन श्रीलंका की आंतरिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और समस्या का अभी कोई राजनीतिक समाधान नहीं निकल रहा है। ऐसे में भारत श्रीलंका में उभरती आर्थिक स्थिति और अन्य घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहा है। भारत ने कहा है कि हम श्रीलंका में लोकतंत्र, रिकवरी और आर्थिक मदद देने का समर्थन करते हैं। बता दें कि जनवरी 2022 के बाद से अभी तक श्रीलंका को करीब 3.5 अरब डॉलर की मदद दे चुका है और आगे भी कुछ आर्थिक मदद देने को तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तय है कि श्रीलंका की जरूरत इतनी ज्यादा है कि उसे आर्थिक तौर पर दिवालिया होने से बचाने के लिए सिर्फ भारत की मदद से काम नहीं चलने वाला।